तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। गाजियाबाद में एक जगह लगती है इंदिरापुरम, और इसी इंदिरापुरम में एक बेहद मशहूर और बेहद संपन्न व्यापारी रहा करते थे। नाम राकेश। पेशे से व्यापारी थे, करोड़ों में इनकी प्रॉपर्टी थी। कहीं कहीं तो ये भी सुनने को मिला कि अरबों में इनकी प्रॉपर्टी थी। चारों तरफ नाम, चारों तरफ रुतबा, पैसे की कोई कमी नहीं। परिवार में भी सुख शांति थी। एक अच्छी पत्नी थी, अच्छी औलादें थी। परिवार में ना कोई लड़ाई थी, ना कोई झगड़ा था। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। अब चूंकि जो राकेश थे वो एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, तो बिजनेस के सिलसिले में कभी कहीं बाहर जाना होता, कभी कहीं गाजियाबाद से भी बाहर निकलना होता। ये तमाम चीज़ें उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा थी। परिवार वाले भी ये बात जानते थे, लिहाजा कभी कहीं बाहर जाएं तो एक दो दिन तक ना भी आएँ तो परिवार वाले परेशान ना हो। लेकिन एक आदत थी राकेश की कि जब भी वो बाहर जाएं अपने परिवार वालों को बता दें कि इस जगह जा रहा हूँ, इतने बजे आऊँगा। तो उस हिसाब से परिवार वाले भी रिलैक्स रहते थे। लेकिन 20 फरवरी की बात है, वो भी इसी साल की 20 फरवरी साल 2024 को राकेश सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं। अब घर से निकलना उनकी डेली रूटीन का एक हिस्सा था। परिवार वालों को कोई मतलब नहीं था उससे। सुबह सुबह उठते हैं, उठने के बाद नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके निकल जाते हैं। अब शाम हो गई। अब शाम होने के बाद परिवार वाले उनका रास्ता देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ बताया नहीं था कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं। तो परिवार वालों को यही पता था कि ऑफिस गए हैं, अभी 5 से 6 बजे तक आ जाएंगे। लगभग शाम के 7 बज गए। अब जब 7 बजे तो फिर परिवार वालों को लगा कि एक काम करते हैं, एक बार फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि कितने बजे तक वो आएंगे। पत्नी ने उन्हें फ़ोन कर दिया। अब फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब पत्नी को थोड़ा अजीब लगा कि फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है। खैर उन्हें लगा कि कोई कारण होगा छोटा मोटा। पत्नी ने इग्नोर कर दिया। लगभग थोड़ी देर और गुजर जाता है। अब लगभग रात के 9 बजे पत्नी एक बार फिर से फ़ोन करती है कि कहाँ रह गए। 9 बजे जब फ़ोन किया तो फिर फ़ोन स्विच ऑफ। अब थोड़ी थोड़ी टेंशन हुई कि आखिर 2 बार फ़ोन किया और 2 घंटे तक फ़ोन स्विच ऑफ, इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। बहरहाल थोड़ी देर और इंतज़ार किया। 10 बजे एक और फ़ोन किया, तिबारा फ़ोन किया, तिबारा फिर फ़ोन स्विच ऑफ। अब पत्नी थोड़ा सा परेशान हुई कि ये कोई साधारण बात नहीं है। 3 घंटे से लगातार फ़ोन स्विच ऑफ, 3 घंटे से लगातार कोशिश की, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई सामने से मैसेज नहीं आया कि मैं यहाँ हूँ। पत्नी ने बच्चों को ये बात बताई। बच्चे भी सुनते हैं, वो भी परेशान होते हैं। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, पापा के जो पार्टनर है राजू उपाध्याय, उनसे बात करते हैं, क्योंकि हर जगह उन्हीं के साथ आते जाते हैं। बिजनेस में भी वो पार्टनर हैं, साथ ही गहरे दोस्त भी हैं। तो अगर किसी को पता होगा तो राजू अंकल को ही पता होगा। इसके बाद परिवार वालों ने राजू उपाध्याय से कांटेक्ट किया। उनसे पूछा कि क्या राकेश जो है वो गए हैं वहाँ पे। अब ये बात जब वो सुनते हैं राजू उपाध्याय, सुनने के बाद वो भी अंदर से हिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि वो कहाँ गए। और शायद राकेश के कैरियर में ऐसा पहली बार हुआ था, उनकी पूरी ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि परिवार वालों को भी जानकारी ना हो और इधर राजू उपाध्याय को भी जानकारी ना हो। परिवार अलग परेशान, राजू उपाध्याय अलग परेशान। देखते देखते पूरी रात गुजर गई। रात भर में परिवार वालों से लेके राजू ने पूरे दोस्ती यारी में, तमाम रिश्तेदारियों में, तमाम बिजनेस पार्टनरों से सबसे पूछताछ किया। इधर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा, पत्नी हो चाहे पार्टनर हो, सबका कलेजा बैठा जा रहा। क्योंकि एक आदमी अच्छा भला इस तरह से गायब हो, फ़ोन स्विच ऑफ हो, तो मन में जाहिर सी बात है तरह तरह के ख्याल आएंगे ही। इन लोगों के भी मन में आ रहा था, लेकिन कर क्या सकते हैं। पूरा एक दिन गुजर गया, यानी 20 फरवरी को ये गायब हुए थे। 21 फरवरी आ गया। अब जैसे 21 फरवरी आया और तमाम दोस्तों से पूछताछ कर लिया, रिश्तेदारों से, बिजनेस में जितने लोगों के साथ काम धंधा चल रहा था उन तमाम लोगों से, जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो फिर अब इन लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, इससे पहले कि लेट हो जाए चलते हैं पुलिस कंप्लेन करवा देते हैं। क्योंकि पुलिस कंप्लेन करेंगे तभी शायद अब चीज़ें आसान है, क्योंकि आसपास कहीं होते तो अब तक पता चल गया होता। यही सब सोच के परिवार वालों ने पुलिस कंप्लेन करवा दी।
पुलिस भी जब ये बात सुनती है कि एक आदमी अच्छा भला इस कदर गायब हो गया, वो भी अंदर से हिल जाते हैं। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, आप लोग जाइए, हम खोज देंगे। उन्होंने भी अपने तरीके से खोजने की कोशिश शुरू की। लगभग एक दिन और गुजर गया। इसी दौरान एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स इधर से, जब राजू उपाध्याय वहीं बैठा था, उधर राकेश जो थे उनकी पत्नी फ़ोन उठाती है। फ़ोन करने वाला शख्स सामने से कहता है कि राकेश को ढूंढ रही हो। अब ये लाइन जब पत्नी ने सुनी, पहली बार किसी ने ऐसे फ़ोन करके बोला था, मन में एक उम्मीदों की किरण की शायद राकेश मिल गए हैं। उसने फ़ौरन खुश होकर कहा कि जी भैया, खोज रहे हैं, आप कुछ जानते हैं क्या? सामने वाले शख्स ने धमकी भरे आवाज़ में बोला कि अगर राकेश की सलामती चाहती हो तो पुलिस वगैरह को कोई बात मत बताना, और राकेश हमारे कब्जे में है, और हमारे अगले फ़ोन का इंतज़ार करना, और राकेश को हमने किडनैप कर लिया है। अब ये शब्द जैसी राकेश की पत्नी, उनके परिवार वाले सुनते हैं, सुनने के बाद सन्न एकदम, फ़ौरन कहते हैं कि भैया हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बस आप उनको कुछ मत कीजिएगा, आपको जितने भी पैसे चाहिए हम आपको दे देंगे। इतना कहने के बाद फ़ोन सामने से कट जाता है। इधर अब ये लोग हाथ पे हाथ रख के इंतज़ार कर रहे हैं। 10 मिनट बाद एक और फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स सेम लाइन बोलता है कि पुलिस को कुछ मत बताना, और पैसे कहाँ लेके आने हैं वो मैं तुम्हें वक्त के साथ बता दूंगा। अब दोनों फ़ोन में दावा किया गया कि राकेश को हमने किडनैप किया है, और अगर पुलिस वालों को कुछ बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो फिर परिवार वाले करे क्या? बेचारे अब अगले फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। एक दिन और गुजर गया। अब एक दिन गुजर गया, इधर अब एक टेंशन और कि राकेश जो है किडनैपर्स के चंगुल में है, पता नहीं वो लोग कैसा सलूक करें। तो फिर परिवार वालों ने एक काम किया। एक दिन गुजर गया और कोई जानकारी जब नहीं मिली तो उन्हें लगा कि चलो एक बार फिर से पुलिस को बता देते हैं कि राकेश जो है किडनैप हो चुके हैं। वो लोग भाग के पुलिस स्टेशन जाते हैं। जाने के बाद अब पुलिस वालों को बताते हैं कि राकेश जो है वो किडनैप हो गए। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, सुनने के बाद वो भी सन्न कि अब तक तो एक आदमी गायब था, अब किडनैप हो गया। उन्होंने पूछा कि किडनैपर का फ़ोन आया था? इन लोगों ने बताया कि हाँ आया था। इसके बाद अब जांच पड़ताल पुलिस वालों ने और तेज़ी के साथ शुरू की। तमाम लोगों से पूछताछ करी, राकेश के नंबर को सर्विलांस पे लगाया, उसकी लास्ट लोकेशन खंगाली। इधर परिवार वालों ने जब सुना कि किडनैप हो गया, इधर पुलिस वालों को भी पता चला। तब पुलिस वालों ने परिवार वालों से पूछा कि अच्छा एक बात बताइए कि कहीं आपको किसी पे डाउट वगैरह तो नहीं है? अब डाउट की बात जब परिवार वालों ने सुनी तो चूंकि जो राकेश थे, राकेश वासड़े, वो एक बिजनेसमैन थे। अब एक बिजनेसमैन के बिजनेस में कई तरह के दुश्मन होते हैं। आपने कोई टेंडर लगाया, वो टेंडर किसी और को मिल गया तो आप उसको दुश्मन मान लेंगे। आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम में ठीक ठाक कमा रहे, इस वजह से सामने वाले का धंधा नहीं चल रहा तो वो व्यक्ति भी आपको दुश्मन मान लेगा। तो इससे बहुत सारे लोग मन ही मन दुश्मन मान लेते हैं। तो ऐसा तो था नहीं कि राकेश के कोई दुश्मन नहीं थे, राकेश के कई सारे दुश्मन थे। परिवार वालों ने भी कहा कि राकेश के कई दुश्मन हैं, एक नहीं है। तो पुलिस वालों ने कहा कि कौन कौन? तो एक लिस्ट बनाई गई। लगभग 5 से 6 नाम उसमें थे, और इन 5 से 6 नामों की एक लिस्ट को पुलिस वालों को सौंपा गया और कहा गया कि इतने लोग हैं जो एक ठीक ठाक दुश्मनी निभा रहे हैं हम लोगों से। पुलिस वालों ने अब ये चीज़ नोट की। उसके बाद उन लोगों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू की, तफ्तीश करी, लेकिन इत्तेफाक देखी कि कहीं से कोई जानकारी मिली नहीं। लगभग पूरा फरवरी महीना गुजर गया। इधर एक और दिक्कत कि किडनैपर ने अभी तक फिर पैसे के लिए फ़ोन ऑन भी नहीं किया, लोकेशन भी नहीं बताया। ये बात और परिवार वालों को खटक रही। पुलिस वालों को भी ये बात खाई जा रही कि आमतौर पर किडनैपर फ़ोन कर देते हैं कि पैसे कहाँ देने हैं, यहाँ तो सामने से कोई फ़ोन आया ही नहीं, तो ऐसा कैसे? खैर पूरा फरवरी महीना गुजर गया, जांच पड़ताल होती रही। इधर वक्त के साथ साथ पुलिस वालों को भी अभी लगने लगा कि दुश्मन कोई बाहरी नहीं है, क्योंकि जितने बाहरी दुश्मन थे, जिनसे कभी लड़ाई हुई थी, कभी झगड़ा हुआ था, कभी कोई बहस हुआ था, उन सबसे पुलिस वालों ने पूछताछ कर ली, उन सबसे पड़ताल कर ली, उनकी लोकेशन चेक कर ली, तमाम एंगलों पे जांच पड़ताल करी। कोई भी ऐसा था ही नहीं जिससे लगे कि हाँ इसने कुछ किया होगा या फिर ये कुछ जानता होगा। तो फिर पुलिस वालों को लग गया कि दुश्मन कोई घर का ही है या फिर कोई बहुत क्लोज़ है। तो घर का कौन और क्लोज़ कौन? तो फिर पुलिस वालों ने गुपचुप तरीके से परिवार के साथ साथ जितने सगे संबंधी थे उनके बारे में पड़ताल करी।
सबकी लास्ट लोकेशन निकाली, सबकी कॉल डिटेल निकाली। और जब सबकी लास्ट लोकेशन निकाली और सबकी जब कॉल डिटेल निकाली तो एक ऐसा नाम था जो हर दम उस दिन यानी 20 फरवरी को राकेश के साथ दिखाई दिया, और वो नाम राजू उपाध्याय यानी सबसे क्लोज बिजनेस पार्टनर। पुलिस वाले जब ये बात नोटिस करते हैं, और इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 4 महीने गुजर चुके थे, यानी जून का महीना आ गया था। जब 4 महीने गुजरते हैं और 4 महीने बाद ये चीज़ पुलिस वालों को पता चली, पुलिस वालों ने कहा कि अब लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, एक काम करते हैं, राजू उपाध्याय को उठाते हैं। पुलिस वालों ने राजू को उपाध्याय को उठाया। उठाने के बाद अब उससे पूछताछ करनी शुरू की। शुरुआत में राजू ने अपने सफाई में अपने सबूत के तौर पे, बेगुनाही के सबूत के तौर पे कई तरह की ऐसी चीज़ें बताई, कई तथ्य रखे, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत था कि लास्ट मोमेंट पे तुम उस बंदे के साथ थे, फिर तुमने कहा कि मैं नहीं था, तो या तो तुम छुपा रहे हो या तो तुम्हारा फ़ोन किसी और के पास था। दोनों ही सूरतों में तुम गलत हो। पुलिस वालों ने शक्ति बरती। अंत में राजू उपाध्याय भी टूटता है। टूटने के बाद कहता है कि मैंने ही मारा है। उसके बाद उसने पूरी कहानी सुनाई, और ये कहानी वास्तव में इतनी हैरान करने वाली है कि आप सुनेंगे तो सुनने के बाद शायद आपको भी एक सबक जरूर मिलेगा। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है एक ज़मीन के टुकड़े से। ज़मीन की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए की थी, और जो राकेश था उस ज़मीन को बेचना चाह रहा था। राकेश का मन था कि इस ज़मीन को बेच के जो पैसे मिलेंगे उससे कहीं कुछ बढ़िया करूँगा, एक बिजनेस और खोलूँगा। और ये जिम्मेदारी उसने राजू को दे रखी थी और कहा था कि इस ज़मीन को तुम बिचवा दो। राजू पार्टनर था, उसने कहा ठीक है। लेकिन यही राकेश ने एक गलती कर दी। राकेश ने राजू को उस ज़मीन की पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, यानी अगर राकेश को कुछ हो जाता है या फिर राकेश साइन नहीं करता तो उस सूरत हाल में वो ज़मीन राजू के हवाले हो जाएगी, राजू उसको बेच सकता है। राकेश का मन था कि अगर कहीं कोई बिजनेसमैन मिलेगा ये बेच देगा, मुझे ज़्यादा झिकझिक में पड़नी नहीं होगी। लेकिन 20 करोड़ की ज़मीन थी। यही बात राजू की आंखों में एक तरह से अंधेरा छा जाता है। राजू को लगा कि अगर राकेश को रास्ते से हटा दिया जाए और ज़मीन मैं ना बेचूं तो ये ज़मीन ऑटोमेटिकली मेरी हो जाएगी। इसके बाद यहीं से उसी लालच की वजह से राजू ने कत्ल का एक ऐसा प्लान रचा जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाते हैं। चूँकि आमतौर पे ऑडिशन कई चीज़ों के होते हैं, मूवी के होते हैं, सीरियल के होते हैं, ड्रामा के होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था जहाँ कत्ल का बाकायदा ऑडिशन लिया गया था कि कौन बढ़िया कातिल है, कौन बढ़िया कैरेक्टर प्ले करेगा। जब ये प्लान राजू उपाध्याय बनाता है तो सबसे पहले कंपाउंडर का सहारा लेता है। कंपाउंडर से कहता है कि मुझे तुम बेहोश करने वाली दवा दे दो जिसे एनेस्थीसिया कहा जाता है, और उस दवा के बदले मैं तुम्हें एक एम्बुलेंस दे दूंगा। अब एक कंपाउंडर, उसे लगा एम्बुलेंस हो जाएगा तो बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। उसने अपने हॉस्पिटल से लगभग 7-8 इंजेक्शन बेहोशी की दवा राजू उपाध्याय को दे दी। राजू उपाध्याय वो दवा पा जाता है। पाने के बाद अब वो बाकायदा कई लोगों को बुलाता है और कहता है कि मेरा एक काम है, उसमें मेरी मदद करो और बदले में तुम सबको पैसे मिलेंगे। अब तमाम लोगों ने पूछा क्या काम है। सामने से राजू उपाध्याय ने कहा कि तुम लोगों को किडनैपिंग वाली धमकी देनी है। सब ने कहा ठीक है, लेकिन राजू उपाध्याय ने कहा कि नहीं, पहले मैं बाकायदा ऑडिशन लूँगा। जिसकी आवाज़ सबसे सही रहेगी, जिसका एक्शन सबसे सही रहेगा, जिसके बोलने का तरीका सबके सही रहेगा, उसी को मैं सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद एक एक करके लोग फ़ोन करते हैं राजू उपाध्याय के पास। सब धमकी भरा मैसेज देते हैं कि तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, इतने पैसे दे दो। राजू सुनता है, फिर दूसरा फ़ोन करता है कितने पैसे मुझे दे दो और पुलिस को मत बताना, उसके पास मत जाना। राजू उपाध्याय फिर सुनता है। ऐसे ऐसे करके लगभग 5 से 6 लोगों का ये ऑडिशन लेता है। लेने के बाद उसमें से 2-3 लोगों को ये फाइनल करता है और कहता है कि तुम मेरे बेस्ट हो और तुम्हें ये काम करना है। उसके बाद उन्हें वो पैसे देता है। पैसे देने के बाद बाकी जितने लोग थे उनको भी खाली हाथ नहीं भेजता, उनको शराब दे देता है कि जाओ तुम पियो। अब किडनैपर वाले गैंग भी तैयार, तमाम चीज़ें तैयार, अब कत्ल करना था। 20 तारीख को सुबह सुबह राजू जो था राकेश को बुलाता है। बुलाने के बाद उससे कहता है कि चलो कुछ पार्टी वगैरह करें। राजू उपाध्याय जो था राकेश को लेके वहीं पे एक जगह है दिलसाद गार्डन। दिलसाद गार्डन में जाने के बाद वहाँ पे राजू उपाध्याय राकेश को ड्रिंक देता है पीने को, और उस ड्रिंक में उसने जहर मिला रखा था। राजू
जब पिलाता है इधर राकेश पीता है, जहर शरीर के अंदर जाता है, अपना काम करता है, उसकी लगभग वहीं मौत हो जाती है। लेकिन इसे यकीन नहीं था कि मर गया। इसके बाद उस कंपाउंडर को बुलाता है और इंजेक्शन से 6 इंजेक्शन, आप सोच के देखिए कि थोड़ी सी मात्रा आदमी को बेहोश कर देती है, 6 इंजेक्शन उसको लगाया जाता है बेहोशी का। अब 6 इंजेक्शन लगाने का मतलब आदमी किसी भी सूरत हाल में नहीं बच सकता, तो बाकायदा 6 इंजेक्शन जब उसको लगाए गए तो अंत में फिर जो राकेश है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बॉडी का क्या करें, तो बॉडी को उसी की क्रेटा कार में लेके जाते हैं। जाने के बाद गंग नहर में उसकी बॉडी को फेंक देते हैं और क्रेटा कार को एक जगह पार्क कर देते हैं। इसके बाद अब फिर ये सवाल कि चलो तुमने कत्ल किया, तुमने ये तमाम चीज़ें करी, कंपाउंडर का सहारा लिया, लेकिन उन किडनैपरों का क्या काम था जो फ़ोन कर रहे थे? तो उसके लिए राजू उपाध्याय ने बताया कि मुझे पता था कि ये मामला बड़े घर का, पुलिस इसमें इन्वॉल्व होगी, तो गुमराह करने के लिए कि कोई किडनैप किया और किडनैप के चक्कर में मार दिया, मैंने किडनैपरों का सहारा लिया। नया सिम लिया, नए नंबर से, नए नाम से, नए फर्जी आधार पे। सिम लेने के बाद फिर फ़ोन करवाया, उसके बाद सिम फेंक दिया। मुझे पूरा यकीन था कि पुलिस वाले उसी सिम के पीछे भगते रहेंगे, उन्हें कोई क्लू नहीं मिलेगा। लेकिन इस तमाम दिमाग और तमाम षड्यंत्र में राजू उपाध्याय भूल चुका था कि उसकी भी लास्ट लोकेशन कभी खंगाली जा सकती थी, और यहीं से वो फंस गया। और शायद ये गलती वो ना करता तो 4 महीने बाद, यानी इसी भी 2 दिन पहले इस केस का खुलासा हुआ। इस केस के बारे में किसी को कोई जानकारी कानो कान लगती ही नहीं, और परिवार वाले यही मानते रहते हैं कि जो राकेश वाड़े हैं वो अभी किडनैप हो चुके हैं और पैसे देंगे तो फिर वो छूटेंगे। खैर, लेकिन आप सोच के देखिए कि 20 करोड़ की ज़मीन के लिए एक बंदा कितना ज़हीन दिमाग लगाता है। पहले किडनैपर सेलेक्ट करता है, उनका बाकायदा ऑडिशन लेता है, उसके बाद फिर उनको लेके जाता है, फ़ोन करवाता है, कंपाउंडर को एम्बुलेंस देता है, उससे कत्ल करवाता है बेहोशी का इंजेक्शन लगवा के। एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर बॉडी कहाँ गई? तो गंग नहर में जब बॉडी फेंकी गई थी तो थोड़ी दूर बह के एक थाने में ये बॉडी मिली थी। वहाँ के पुलिस वालों ने 72 घंटे तक वेट किया कि कोई क्लेम करे। जब किसी ने कोई क्लेम नहीं किया तो फिर वहाँ पे उस बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया और फिर ये कहानी वहीं ख़त्म हो गई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।